गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैसा रोज़ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, बड़ा ही विशद विवेचन अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग कर रहे हैं। आज हम अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, यानी जो कांग्रेस है, वहाँ पर उसकी पावर्स में कमी क्यों आई, इसके कारण क्या क्या हैं, उसका आज हम एनालिसिस करेंगे और उसके प्रमुख कारणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की विधायी शक्ति एक कांग्रेस में निहित होगी। ये बात जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी प्रारंभ करी थी, उसी दिन आपको बता दिया था। संविधान के द्वारा कांग्रेस को न केवल राष्ट्रीय जीवन के नियंत्रण के कारण कानून निर्माण और राष्ट्रीय वित्त पर कंट्रोल रखने की पावर दी गई है, बल्कि उसे राष्ट्रीय सेनाओं के संगठन और युद्ध की घोषणा का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा कांग्रेस के एक सदन सीनेट को राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर नियंत्रण का पावर प्रदान किया गया है। संविधान में ही ये व्यवस्था भी की गई है कि कांग्रेस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर इम्पीचमेंट लगाकर उन्हें पद से हटा भी सकती है। यानी महाभियोग के माध्यम से कांग्रेस वहाँ के इन 3 सर्वोच्च पदाधिकारियों को उनके कार्य से पद मुक्त कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में की गई इन व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि अमेरिकी संविधान के निर्माता कांग्रेस को अमेरिकन शासन प्रणाली की सर्वाधिक शक्ति संपन्न एवं प्रभावशाली संस्था बनाना चाहते थे। वे उसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था का रूप देना चाहते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस संविधान निर्माताओं के उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रही है। कांग्रेस के संगठन, उसके कार्य और एक कार्य प्रणाली की आलोचना न केवल राजनीतिज्ञों वरन स्वयं कांग्रेस के सदस्यों द्वारा भी की गई है। और यह भी कहा जाता है
कि जहां राष्ट्रपति के सम्मान और प्रभाव में वृद्धि हुई है और सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा है, वहां कांग्रेस के प्रभाव और सम्मान में गिरावट आई है और वह अपने कर्तव्यों के पालन में असफल रही है। अर्थात इसको विस्तार से समझने के लिए कांग्रेस के प्रभाव में या उसके पावर में कमी आने वाले प्रमुख कारणों का हम उल्लेख करते हैं। कांग्रेस के प्रभाव में कमी आने का प्रमुख कारण और प्रथम कारण ये रहा है कि इसके पास एक संगठित नेतृत्व का अभाव रहा है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका सभाओं का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है और इसमें अत्यधिक जटिलताएं व पेचीदगियां आ गई हैं। ऐसी सिचुएशन में बुद्धिमान व्यक्तियों के संगठित नेतृत्व में ही ये कार्य भली भांति संपन्न किया जा सकता है। ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक ये कार्य संपन्न करती है, लेकिन अमेरिकी शासन व्यवस्था में पावर सेपरेशन थ्योरी के कारण कांग्रेस को कार्यपालिका का संगठित नेतृत्व प्राप्त नहीं होता है। कांग्रेस में विभिन्न स्वार्थों और राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व होता है। वे सभी विरोधी उद्देश्यों को लेकर चलते हैं और इसके परिणाम स्वरूप लॉ मेकिंग में अनेक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस स्पीकर, नियम समिति और विभिन्न समितियों के अध्ययनों के नेतृत्व में काम करती है, परंतु यह नेतृत्व संगठित नहीं होता है। इसलिए कांग्रेस में उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस द्वारा अपना कानून निर्माण संबंधी कार्य भली प्रकार नहीं कर सकने के कारण उसके प्रभाव में दिन प्रतिदिन गिरावट आई है। दूसरा प्रमुख कारण है कांग्रेस के प्रभाव में कमी आने का कांग्रेस का राष्ट्रीय संस्था नहीं होना। और कांग्रेस की इस बात पर आलोचना की जाती है कि कांग्रेस राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कांग्रेस किसी भी अर्थों में राष्ट्रीय प्रतिनिध्यात्मक संस्था नहीं है। यह तो क्षेत्रीय और राज्य प्रतिनिधि मंडलों का योग है। वहाँ का राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि समझा जाता है और वह सभी वर्गों व हितों की रक्षा के लिए एक्टिव रहता है। लेकिन कांग्रेस सदस्यों की कोई नेशनल आइडियोलॉजी नहीं होती है। वे तो अपने आप को क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधि मानते हैं और अपने जो निर्वाचक क्षेत्र हैं उनके मतदाताओं को प्रसन्न रखने का उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। यह क्षेत्रीय प्रवृत्ति
विशेषतया प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में देखी जाती है और इसका कारण प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष का कार्यकाल का होना है और उनके चुनाव के संबंध में लोकलिटी रूल, क्षेत्रीय नियम की परंपरा है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति उस क्षेत्र विशेष से ही प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ सकता है जिसका वह मतदाता है। अतः वह अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं के बारे में जागरूक होकर के काम करता है, क्योंकि यदि उसे पुनर्निर्वाचित होना होगा तो उन्हीं स्थानीय मतदाताओं के पास उसे जाना होगा और यदि मतदाताओं के प्रति वह जागरूक नहीं होगा तो पुनर्निर्वाचन में वह असफल होने का कारण बन जाएगा। अतः कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा के सदस्य हमेशा अपने क्षेत्र विशेष के उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। उनके सामने राष्ट्रीय उद्देश्य गौण हो जाते हैं। कांग्रेस की शक्तियों में कमी का तीसरा प्रमुख कारण लॉबिंग को बताया है। लॉबिंग और कानून निर्माण पर अन्य कई दूषित प्रभाव ऐसे पड़ते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के पावर्स में कमी आ जाती है। कांग्रेस में संगठित नेतृत्व का अभाव होने के कारण कांग्रेस के सदस्य कानून निर्माण के संदर्भ में सदैव ही लॉबिंग और अन्य दूषित प्रवृत्तियों से प्रभावित रहते हैं। विभिन्न निहित स्वार्थ कांग्रेस सदस्यों पर प्रभाव डालकर अपने हित में कानून निर्माण का प्रयत्न करते हैं और वे उसमें सफल भी हो जाते हैं। यही लॉबिंग कहलाती है। ये निहित स्वार्थ पत्र व्यवहार, तार, टेलीफोन के द्वारा बातचीत, समाचार पत्रों में लेख छपवाकर, सीधी बातचीत और निजी संबंध स्थापित करके तथा कभी कभी रिश्वत देकर भी कांग्रेस सदस्यों को प्रभावित करते हैं। यूएसए में प्राय सभी प्रमुख व्यवसायों और हितों के एजेंट वाशिंगटन में कांग्रेस सभा भवन तथा सदस्यों के निवास गृह के चक्कर काटते रहते हैं। इस सब का प्रमुख उद्देश्य विशेष प्रकार के कानून बनाने का ही है, कानून पारित करवाने का ही है। अमेरिकन रेलवे संघ, अमेरिकी मजदूर संघ, राष्ट्रीय पेट्रोल व्यापारी संघ, फार्म ब्लॉक, व्यापार मंडल आदि प्रमुख हितों के प्रतिनिधि सदैव ही वॉशिंगटन में रहते हैं और उनका उद्देश्य वर्ग विशेष के हितों की स्वार्थों की पूर्ति करना और उनकी रक्षा करवाना। इन गुटों के प्रभाव के अधीन कांग्रेस के सदस्य विशिष्ट वर्गों व स्वार्थों के हाथों में खिलौना बन करके रह जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। अमेरिका में कानून निर्माण पर लॉबिंग का प्रभाव इतना अधिक है कि लास्की ने कहा है कि लॉबिंग कांग्रेस के पीछे एक और कांग्रेस है, अर्थात इस लॉबिंग की गंभीर समस्या से कानून निर्माण करने वाली कांग्रेस को बचना होगा। लॉबिंग के अतिरिक्त
कांग्रेस की कार्यप्रणाली में पार्क बैरल और लॉग रोलिंग की बुराइयां भी देखी गई। पार्क बैरल को अपन समझ लेते हैं। पहले प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को प्रति 2 वर्ष बाद चुनाव लड़ना होता है और इस हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को प्रसन्न रखना जरूरी होता है। अतः प्रतिनिधिगण इस बात का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय धन की अधिकाधिक राशि उसके निर्वाचन क्षेत्र में खर्च हो। ऐसा करते हुए उनके द्वारा नेशनल इंटरेस्ट के स्थान पर क्षेत्रीय इंटरेस्ट की दृष्टि से विचार किए जाते हैं। इसी को पार्क बैरल व्यवस्थापन कहते हैं। अर्थात नेशनल राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों को विचार में रखते हुए कानून बनाने की जो प्रक्रिया है प्रतिनिधियों के द्वारा, उसे ही पार्क बैरल व्यवस्थापन कहते हैं। प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रीय धन में से अपने क्षेत्र के लिए अधिकाधिक धनराशि दलीय नेताओं की सहमति और समान उद्देश्य वाले लोगों के समर्थन से प्राप्त की जा सकती है। अतः स्वार्थ सिद्धि वाले कानूनों के निर्माण और अपने क्षेत्र हेतु अधिकाधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि सभा में अस्थायी गठबंधन स्थापित हो जाते हैं और स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया यह पारंपरिक सहयोगी लॉग रोलिंग कहलाता है। अर्थात पार्क बैरल और लॉग रोलिंग प्रतिनिधि सभा में बहुत देखी जाती है और वे इस दृष्टि से बुरी हैं कि इनमें राष्ट्रीय हितों की हमेशा उपेक्षा होती है। इन दोनों ही के द्वारा क्षेत्रीय हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसके अलावा कांग्रेस की शक्तियों में कमी आने का चौथा प्रमुख कारण है प्रशासन और कांग्रेस में शक्तियों का पृथक्करण या सिचुएशन। सुशासन का संचालन कांग्रेस और राष्ट्रपति के पारस्परिक सहयोग से ही संभव हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। संविधान निर्माताओं के द्वारा राष्ट्रपति और कांग्रेस को अस्तित्व और कार्यों की दृष्टि से अलग अलग स्वतंत्र रखा गया है। ये एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल भी नहीं है, किंतु इन्हें एक दूसरे की शक्तियों में भागीदार जरूर बना दिया गया है। एक दूसरे पर नियंत्रण भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। प्रशासन के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर है, परंतु कांग्रेस को प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण का अधिकार जरूर है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने प्रशासकीय शक्तियों के प्रयोग में लापरवाही कर सकती है और राष्ट्रपति तथा कांग्रेस प्रशासन के दोषों का उत्तरदायित्व एक दूसरे पर डालने का प्रयास करते हैं। प्रशासन के साथ संपर्क के साधन ठीक न होने के कारण दोनों भागों का सामूहिक व संयुक्त जिम्मेदारी से कार्य कर सकना बहुत कठिन है। कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच इन पारस्परिक संबंधों की बड़ी आलोचनाएं की जाती हैं। कभी तो कांग्रेस राष्ट्रपति के कड़े विरोध की प्रवृत्ति अपनाते हुए कानून निर्माण में राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है और कभी वह राष्ट्रपति के हाथों का खिलौना भी बन जाती है। अतः दोनों के शक्ति पृथक्करण के कारण भी कांग्रेस के पावर में कमी आई है। पांचवा प्रमुख कारण है कांग्रेस की शक्ति में कमी आने का
वो है सर्वोच्च न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है और इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के कारण कांग्रेस की शक्ति पर प्रभाव पड़ा है और शक्ति में कमी भी आई। कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्तियां सीमित हैं और कांग्रेस द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उनके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय कर सकता है और वह निर्णय संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है, इस बात की व्याख्या करने का है। यदि सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी कानून को संविधान के विरुद्ध पाता है तो उसे अवैध ठहरा सकता है और इस अवैध ठहराने की शक्ति के कारण कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित हुआ है। यदि सर्वोच्च न्यायालय उन्हें संविधान के विरुद्ध समझे कानूनों को तो वह उन्हें अवैधानिक घोषित कर देता है और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के कारण कांग्रेस कानून पारित करते हुए उसके कानून के भविष्य के संबंध में हमेशा निशंक बनी रहती है। इससे उसकी प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा है। इन सब के कारण कांग्रेस राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रही है। कांग्रेस राष्ट्र की विश्वास पात्र संस्था नहीं रह पाई है और उसके विश्वास का केंद्र बिंदु राष्ट्रपति बनता हुआ जा रहा है। ये थे अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों में कमी आने के प्रमुख कारण। इन कारणों की कमियों को दूर किया जाए और कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस के पावर में वृद्धि की जाए तो एक सफल व्यवस्थापन का कार्य संभव हो सकता है और कांग्रेस की शक्तियों में वृद्धि की जा सकती है। धीरे धीरे करते हुए एक लोकतांत्रिक संस्था का उतना प्रभाव जितना होना चाहिए उतना नहीं रह पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति की शक्तियाँ और निर्वाचन भी एक सीधा जनता के द्वारा होना और दिन प्रतिदिन राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के प्रभाव से उसकी शक्तियों में अभिवृद्धि होना, राष्ट्रीय हितों को राष्ट्रपति के द्वारा प्राथमिकता दिए जाने के कारण कुछ हद तक राष्ट्रपति वहाँ प्रभावशाली उभरता हुआ जा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस की शक्तियों में कमी आई है। इन कमियों के सुधार के लिए कुछ सुझाव होंगे, लेकिन वो अगले टॉपिक में देंगे अपन। थैंक यू स्टूडेंट्स।